नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव चल रहा है और ऐसे में पंचायत चुनाव में सुबह से हिंसा और झड़प की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। सुबह से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। टीएमसी के 5, बीजेपी के 1 और सीपीएम के 1 कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है। कुछ बिहार पोलिंग बूथ पर तोड़फोड़ भी लगातार हो रही है। वोटिंग रुक चुकी है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता पर फायरिंग की गई है। मालदा में भी जमकर पत्थर फेंके गए हैं, बम फेंके गए हैं। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो सुबह से अब तक 7 लोगों की जान चली गई है। सुबह सवेरे से ही ये चुनाव शुरू होना था और ऐसे में 7 लोगों की जान अभी तक चली गई है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। पंचायत चुनाव चल रहा है और इसी में ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जहां 7 लोगों की जान अभी तक चली गई है। सुबह से अभी तक 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें से टीएमसी के 5, बीजेपी के 1 कार्यकर्ता इसमें और सीपीएम के भी 1 कार्यकर्ता की संख्या बताई जा रही है जिनकी जान चली गई है। तो अहम जानकारी, कुछ बिहार पोलिंग बूथ पर भी तोड़फोड़ की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। वोटिंग रुक चुकी है और ये तस्वीरें वोटिंग बूथ की है जहां की निकल के सामने आ रही है। बता दें सुबह सवेरे से ही यहाँ पे हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो मालदा में जमकर फेंके गए हैं बम, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और इसमें बता दें 7 लोगों की जान अभी तक चली गई है। तो बंगाल पंचायत चुनाव में सुबह से ही हिंसा और झड़प हो रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार निकल के सामने आ रही है। आलम यह है कि पोलिंग बूथ तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पे वोटिंग रुक चुकी है। तो टीएमसी के 5, बीजेपी के 1 और सीपीएम के 1 कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है। कुछ बिहार पोलिंग बूथ पर तोड़फोड़, वोटिंग रुकी गई है। और सीधे चलेंगे जहां पे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। करोड़ों का शीश महल भी बनवाएंगे और सिपह सलारों को लाखों रुपए भी दिलवाएंगे। यानी बात तो करेंगे, अपनों को रेवड़ी नहीं, अपनों को तो रबड़ी खिलवाएंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। पर ये सरकार की आय को जिस रूप में प्रयोग करते हैं उन पर यह कहावत एकदम चरितार्थ होती है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। और आगे एक पंक्ति में अपनी तरफ से जोड़ता हूं जो आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल जी के इस नए किरदार पे एकदम उपयुक्त लगती है। माले मुफ्त दिले बेरहम और अपनों पे करम। सब अपने लोगों के लिए लुटाना। ऐसे कई एक उदाहरण हैं। कई जगहों पर तो जानकारी यह भी लगी है कि उनके लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो सीधे दिख रहा था कि वो पार्टी का काम कर रहे हैं सरकारी पैसा लेके। अब इस विषय पे कई ऐसी जानकारियां लगी हैं, जैसे एक श्री राम कुमार झा हैं जो उनके निजी स्टाफ में काम कर रहे हैं। अभी जब उनके घर का विषय आया था तो पत्रकारों के साथ उलझते हुए इनकी फोटो भी अवेलेबल है और यह सरकार से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। एक निशा सिंह जी हैं जो एसोसिएट फेलो हैं। इनके ऊपर तो शायद एक मुकदमा भी है जिसमें प्रक्रिया चल रही है और शायद चार्जशीटेड भी हैं। वो ये भी विधिवत सरकारी काम करते हुए पार्टी का काम कर रहे हैं। इन सब के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है कि ये सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी का ही काम कर रहे हैं। इसके बाद अंचल बाबा जी हैं। ये उनके सिटिंग विधायक की धर्मपत्नी है। विधिवत पार्टी का काम हो रहा है और सरकार की तनख्वाह है। इसके उपरांत एक श्री अक्षय मल्होत्रा जी हैं। वो भी उनके निजी स्टाफ में हैं। शायद कुछ और चलाने का काम करते हैं। मतलब शायद ऐसी जानकारी है कि उनका वाहन भी चलाते हैं और सोशल मीडिया के अकाउंट का भी कुछ काम करते हैं। तो ये सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं, ये वो पार्टी जिसने शपथ पत्र लिखा था कि हम मकान नहीं लेंगे
और सारे के सारे विधायकों से लिखवाया था। हम वाहन नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। सोचिए वो आते आते आज कहां तक पहुंच गए हैं कि सरकारी खजाने का कैसा दुरुपयोग किया जा सकता है। मुझे लगता है 10 साल के अंदर, 2013 में पार्टी बनी थी, 10 साल के अंदर किसी का किरदार या चरित्र, पूरी पार्टी का चाल चिंतन चेहरा चरित्र इतना नहीं बदला होगा जितना कि आम आदमी पार्टी का है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री सचदेवा जी से कि वो आगे का विषय आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। सुधांशु जी ने अभी सिर्फ 4 नाम आपको बताए। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने लगभग 437 नियुक्तियां रद्द की हैं और जो पहली लिस्ट सार्वजनिक डोमेन में आई वो 116 लोगों की थी। तो उन 116 लोगों की जब हमने जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की तो जैसा सुधांशु जी ने कहा कि आधी रात आते आते सबके ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के सारे अकाउंट डिलीट हो गए। जो बच पाए वो हमने आपके सामने रखे। अब जो स्क्रीन पे नाम है मनोज कुमार झा, इनके ट्वीट्स देखिए आप। आम आदमी पार्टी के ट्वीट्स को रीट्वीट करना, उस पर कमेंट्स करना, और ये चीफ मीडिया एडवाइजर दिल्ली जल बोर्ड, तनख्वाह 1.5 लाख रुपए। नितिन व्यथला, एसोसिएट फेलो, इनके सारे ट्वीट देखिए आप। अरविंद केजरीवाल का गुणगान करने के अलावा कोई काम नहीं, तनख्वाह 1 लाख रुपए। इस तरह से कई नाम हैं। मैं एक नाम पे रुकना चाहूंगा, प्रियदर्शनी, तनख्वाह 1,25,000 रुपए। आम आदमी पार्टी हरियाणा यूथ विंग की वाइस प्रेसिडेंट, तनख्वाह मिलेगी दिल्ली से। तो ऐसे लगभग शालिनी यादव, इनके बारे में तो बिजनेस वर्ल्ड ने लिखा, ये राजनीति को बदलने के लिए आई थी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, सुबह से शाम एक ही काम, अरविंद केजरीवाल, तनख्वाह 1 लाख रुपए। ऐसे लगभग ये 42-45 नाम हमने आपके सामने रखे हैं। काम सबका एक ही है, ये सब आम आदमी पार्टी से जुड़े या इनके नेताओं के सिपह सालार हैं, जिनको एक ही काम दिया गया कि कैसे दिल्ली में आपने आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया, आम आदमी पार्टी का काम कैसे बढ़ाना है। सरकारी पैसे से तनख्वाह लेना और किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम करना या व्यक्ति का काम करना, ये गैर संवैधानिक है। हम अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इन 437 लोगों के लिए कोई संवैधानिक अप्रूवल ली थी क्या, इनको नौकरी लगाने से पहले? दिल्ली सरकार में एक भी नौकरी बिना एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की परमिशन के बिना लग नहीं सकती। और जैसा भी सुधांशु जी ने कहा कि अपने लोगों को ओबलाइज करना, उनकी जेब भरना, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनकी जेब भरते समय अपनी जेब का भी ध्यान रखना, ये आम आदमी पार्टी का कल्चर है। इनके किसी भी विभाग को आप हाथ लगा लीजिए, उसमें आपको भ्रष्टाचार मिलेगा ही। किसी भी दीवार को खटखटाएंगे, उसमें भ्रष्टाचार रेत की तरह झड़ेगा। आज दिल्ली का युवा पूछ रहा है अरविंद केजरीवाल से कि ये मेरे हिस्से की नौकरी थी जो आपने अपने चमचों को दी। अरविंद केजरीवाल जवाब दें। और ये तो सिर्फ 437 हैं। मैं माननीय उपराज्यपाल से निवेदन करता हूं कि 116 के अलावा बाकी नाम भी सार्वजनिक किए जाए, पब्लिक डोमेन में डाले जाए और इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए कि किसके इशारे पर, किसके कहने पर इन लोगों की अपॉइंटमेंट इलीगल तरीके से की गई, और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हमारी मांग है। एक इसमें और भी स्पष्ट कर दूं,
पद पे नियुक्ति, जैसा सचदेवा जी ने कहा, एक प्रक्रिया होती है। सक्षम अधिकारी से आपको अनुमोदन लेना पड़ता है, पद सृजित होता है, फिर उसका वित्तीय प्रावधान होता है कि उसकी सैलरी फाइनेंस के किस हेड से आएगी, उसका अप्रूवल हुआ कि नहीं, सैंक्शन पोस्ट थी कि नहीं। ये अगर नहीं हुआ तो ये नैतिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक कानूनी यानी मॉरल के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू भी है। ये 3 मैं बिल आपको दिखा रहा हूं। ये 1 महीने की तनख्वाह है, सरकारी कागज है। 107 लोगों के नाम है, कितनी तनख्वाह मिली, कितना टीडीएस कटा। 107 लोगों की जो तनख्वाह गई वो गई 80,70,000 रुपए। ये 1 महीने का है। ये दूसरा है 21 लोगों का, इनकी गई 21,90,000 रुपए। ये तीसरा है, ये 9 लोगों का बिल है, इनकी तनख्वाह गई 5,58,000 रुपए। ये पर मंथ का हिसाब है। अब कितने साल से ये दिल्ली की जनता का पैसा लूट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जवाब दें। जी चुनाव लोकतंत्र के हृदय की गति माने जाते हैं, परंतु बंगाल में कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 90 के दशक में बिहार में हुआ करता था। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं, वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। यदि तृणमूल की सरकार यह बात कहती है तो यह निर्णय तो न्यायालय ने लिया है। न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब राज्य के चुनाव आयोग ने ही डिमांड की थी फोर्सेस की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि फोर्सेस नहीं आने चाहिए, और कौन सा फोर्स आना चाहिए यह चुनाव आयोग का अधिकार नहीं था। चुनाव आयोग यह मांग सकता है कि मुझे सुरक्षा बल चाहिए, कौन से चाहिए, कैसे चाहिए, यह उनका अधिकार नहीं है। यह प्रश्न करने का अर्थ होता है कि उनके मन के अंदर का जो भाव था कि वो दुरुपयोग करना चाहते थे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस विषय के ऊपर पूरी नजर रखे हुए है, और चुनाव आयोग ने यदि सतर्कता नहीं रखी होती, न्यायालय ने यदि कड़ाई के साथ निर्देश नहीं दिए होते, तो ये चुनाव बहुत ही विभत्स हो सकते थे। परंतु हमारे कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से हत्या, प्रताड़ना हो रही है, इसके उपरांत भी जिस दृढ़ता के साथ वो लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा का प्रमाण है। और जो कुछ पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है, वो लोकतंत्र को किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग ही नहीं, सीधे हिंसा के द्वारा प्रभावित करना। क्योंकि पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिन्होंने वोट, मतलब सिंगल नॉमिनेशन हो गया था, अनअपोज्ड। मगर उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इसमें किसी को भी न लोकतंत्र की समस्या नजर आ रही है, न लोकतंत्र में हत्या नजर आ रही है। क्योंकि ये सब वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार के कृत्य में बस भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विरोध का सुंदर संगीत नजर आता है। चाहे व्यक्ति कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए, चाहे लोकतंत्र रक्त रंजित हो जाए। देखिए, ये उनका एक निजी विचार है। वो जो भी कार्य करने के लिए पहुंचे, आपको पता है कि राहुल गांधी जी निवर्तमान सांसद कांग्रेस वालों के लिए बहुत सम्माननीय है, अभिनंदनीय है। यद्यपि न्यायालय की दृष्टि में वो निंदनीय है, आज राजनीतिक दृष्टि से वो दयनीय स्थिति में आ गए हैं। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यदि उनके मन में किसानों के प्रति वास्तविकता में इतनी हमदर्दी है, तो जिस राज्य से वो सांसद थे
वहां पर उन्होंने वो कानून क्यों नहीं लागू करवाए हैं? यानी जिसको आप तथाकथित काला कानून कहते थे, वो तो केरल में लागू है, वहां क्यों नहीं प्रश्न उठाते? यह दर्शाता है कि किसानों के हित के लिए वास्तविकता में आपके मन में क्या है। और वैसे भी अनेक मौकों के ऊपर आपने देखा होगा, उन्होंने कई प्रकार के अच्छे भाव भंगिमाएं दी हैं। अभी आपने देखा था वो यात्रा की समाप्ति के ऊपर कश्मीर में बर्फ खेलते हुए, फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि यहां पे कानून व्यवस्था समाप्त है। आपको याद हो, संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद उन्होंने अपनी एक जो कुछ इशारा किया था, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के जो भी आचरण है, इसमें हकीकत कम और फसाना अधिक नजर आता है। नीरज जी सुधांशु जी, मेरा सवाल फिर से बंगाल पे ही है, क्योंकि बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। अभी भी जो सूचनाएं आ रही हैं, मारकाट हो गई, कल रात में कई लोगों की हत्याएं हो गई। क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में पूरी तरह से फेल हो गया और राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में असफल हो रही है? देखिए, बंगाल में लगातार हिंसा जारी नहीं है, वर्षों से हिंसा जारी है, और हिंसा जारी नहीं है, उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं, और हिंसा का स्वरूप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी हत्या हो रही है। और इतना ही नहीं, आप सोचिए कि बंगाल को उस मुकाम पे ले जाके पहुंचा दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के गुट आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो एक दूसरे की हत्या करवाने में लगे हुए हैं। यह दर्शाता है कि बंगाल की वह भूमि जिसे बंगाली भद्र लोग कहा जाता था, जो कला और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जानी जाती थी, जिसकी एक वैश्विक पहचान थी, सिर्फ राष्ट्रीय पहचान ही नहीं, वो आज पश्चिम बंगाल की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के इस कार्यकाल में पूरी तरीके से हिंसा, भ्रष्टाचार और अपराधियों को प्रत्यक्ष राजनीतिक संरक्षण देने के दुर्दांत अपराध की भागी हो गई है। अपराधियों को जिस प्रकार से सत्ता का संरक्षण देकर उनसे हिंसा करवाई जा रही है, यह अपने आप में भारत की राजनीति का बहुत दुखद उदाहरण है। इसीलिए मैंने कहा, दुर्दांत अपराध की भागी हो रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। और उससे ज्यादा दुख यह है कि ये उस प्रांत के हैं जहां से कला, संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र भारत में रहता था, वो आज अपराध, खतरनाक तुष्टीकरण, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और लोकतंत्र के अंदर हिंसा का पूरे भारत में एक दुखद और दर्दनाक उदाहरण बन के उभरा है। शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी के साथ आने के लिए उनके साथ 3 बार चर्चाएं हुई, 2014, 17 और 19 में, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं हुए। आप जो बात कह रहे हैं, उनकी परिस्थिति अब यह है कि उन्हें यह चीज बाहर बताने की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी के अंदर समझाने का प्रयास करें और वो समझा ले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। नितांत अंदरूनी मामला है उनका, अंदरूनी मामला क्या, पारिवारिक मामला है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ परिस्थिति एनसीपी में, इससे पूर्व शिवसेना में हुई है, उसका मूल कारण यह है कि हमारे यहां पार्टी को परिवार माना जाता है और वो लोग परिवार को पार्टी मानने लगते हैं। इस कारण यह परिस्थितियां उत्पन्न होती है।
तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पे उन्होंने कई कटाक्ष किए, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी पर बल्कि टीएमसी पर भी कई सवाल उन्होंने खड़े किए। और बता दें पंचायत चुनाव हो रहे और ऐसे में लगातार वहां पे हिंसा की तस्वीर निकल के सामने आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पे भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा महासचिव अरविंद राजभर की सुरक्षा में चूक निकल के सामने आई। भाजपा महासचिव अरविंद राजभर पर हमला हुआ है। गाड़ी को घेरकर आग लगाने की कोशिश की गई है। ईंट पत्थर फेंक गाड़ियों को किया गया है डैमेज। कुशीनगर में अरविंद राजभर की सुरक्षा में चूक हुई है। प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी नहीं मिली है सुरक्षा। पडरौना में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे अरविंद राजभर और ये घटना बीच में घट गई है। गाड़ी को घेर के आग लगाने की कोशिश की गई है, तो ईंट पत्थर फेंककर गाड़ी को डैमेज भी किया गया है। पडरौना में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे अरविंद राजभर और बीच में यह हादसा हो गया। तो बता दें कि प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली है उनको। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अरविंद राजभर की सुरक्षा में चूक की खबर निकल के सामने आई है। पडरौना में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे अरविंद राजभर और ऐसे में ये चूक हो गई उनकी सुरक्षा में। बता दें कि गाड़ी को घेर के आग लगाने की कोशिश की गई है। पथराव भी लगातार गाड़ी पे किए जा रहे हैं और गाड़ी डैमेज करने की कोशिश भी की जा रही है। तो हमला हुआ है, तो भाजपा महासचिव के ऊपर गाड़ी को घेर के आग लगाने की कोशिश की गई है। बता दें लगातार पथराव भी हो रहे हैं और ऐसे में प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी भी कोई सुध-बुध नहीं ले रहा है। और हमीरपुर से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वायरल वीडियो में मरीज खुद ही मरहम पट्टी कर रहा है। आपको बता दें कि मरीज खुद ही अपनी ड्रेसिंग करते हुए नजर आ रहा है, जहां घंटों इंतजार के बाद भी मरीजों की कोई देख रेख करने वाला नहीं पहुंचा। मामला हमीरपुर जिले के मौदहा सीएचसी का बताया जा रहा है। जौनपुर में न्याय के लिए कोतवाली पहुंची एक पीड़ित महिला की महिला कांस्टेबल ने जमकर पिटाई कर दी, जहां पीड़िता पिटाई के बाद थाने में ही बेहोश हो गई। आपको बता दें कि हालत बिगड़ने पर पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे, जिसके बाद गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। और बुलंदशहर खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के आब्दनगर इलाके में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जहां उसका शव घर में ही पड़ा मिला। आपको बता दें कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट चुकी है। साथ ही मृतक के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।